गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्रॉपर्टीज़। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिए थे, कल आपको बताए थे SP, SP2 एंड SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इनका देखते हैं इफ़ेक्ट। आपको मैंने ये बताया कि S और P ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होकर डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, और जितने नंबर में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं उतना ही नंबर के ऑर्बिटल्स बाद में बनते हैं, पर अब उनका नाम चेंज हो जाता है। अब हम उन्हें, जैसे S और P ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, अब हम उन्हें S और P ना कह के अब वो क्या हो जाएंगे, एक जैसे ही ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इफ़ टू ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स, one is S and another is P, then after mixing of these orbitals, two orbitals formed, but now these two orbitals are termed as hybrid orbitals and they are known as sp orbitals। अब इनका नाम जो है वो दोनों ही सेम आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे, आइडेंटिकल शेप के होंगे, और इनका नाम भी क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा। इसी तरह से sp3 और इसी तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसका हम क्या देखते हैं, इफ़ेक्ट देखते हैं हमें। इफ़ेक्ट कैसे देखोगे आप, यहाँ देखिए आप कि सबसे पहले तो हम देखते हैं साइज के ऊपर, कि साइज ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो कैसे डिक्रीज़ होगा, जैसे जैसे एस कैरेक्टर उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा, एस कैरेक्टर की परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे ही साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। अब आप देखिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके अंदर कितना परसेंट है, 50% एस कैरेक्टर है। sp2 की तुलना में ज़्यादा है, sp2 में 33% एस कैरेक्टर है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 25% एस कैरेक्टर है। तो इसका मीन क्या हो जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल छोटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज इन sp एंड बिटवीन sp एंड sp2, अगर आपको sp और sp2 में कंपेयर करना है और आपसे पूछा जाए कि कौन छोटा होगा, तो आप क्या बता देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिकॉज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। तो उसके अंदर इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर कितना होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो एस पी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होगा। कितना होता है, 50% होता है। अब ये मैंने आपको साइज़ के बारे में बताया। अब हम देख लेते हैं बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर। अब बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो आप जैसे CC ट्रिपल बॉन्ड है, एक CC डबल बॉन्ड है और एक CC सिंगल बॉन्ड है। CC ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर होती है, एल्काइन के अंदर। CC डबल बॉन्ड जो होती है कार्बन कार्बन, यानी डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन के अंदर, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अपने एल्कीन के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन अगर हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस अगर हमें देखनी है तो हम क्या देखेंगे, हम बता देंगे कि जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा शॉर्टर होगा। क्यों, क्योंकि इसको भी आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, देयर sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड जहाँ एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, CC डबल बॉन्ड है, तो वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड इन एल्केन्स वेयर CC सिंगल बॉन्ड होता है वो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका sp3। और परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका किस में ज़्यादा है, sp के अंदर, यानी कि एल्काइन के अंदर 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से साइज़ उसका छोटा होता है, और साथ ही साथ उसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन की जो है, इनकी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर है वहाँ पे ज़्यादा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, एल्कीन के अंदर बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की वो कितनी होती है, 1.54। इसके बाद आ जाती है एल्कीन के अंदर 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, और फिर इसके बाद आता है एल्काइन जहाँ पे कि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम।
Higher contribution of s orbital in a hybrid orbital provides the bond with higher acidic nature। अब आपको देखो तीन चीज़ें हम देख रहे हैं इसका इफेक्ट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो आपने देखा कि इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम साइज होगा, उतना ही छोटा साइज होगा, डिक्रीजिंग साइज होगा। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बॉन्ड डिस्टेंस से रिलेटेड बताई थी कि इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस भी कम होगी। अब तीसरी चीज़ आ रही है हमारी एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर में भी यही है कि जहाँ पे इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर होगा वहाँ पर क्या होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर जिस कार्बन की ज़्यादा है, sp कार्बन आप जानते हो sp कार्बन जो होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होती है तीनों ही केस में 2.1, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस कार्बन की ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी मोर, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं पर ही बॉन्ड की पॉलरिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ बॉन्ड की पॉलरिटी ज़्यादा होगी वो ही एसिडिक होगा, यानी कि H+ वहाँ से रिलीज हो पाएगा। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि एसिडिक नेचर आप जानते हैं, एल्काइन जो होते हैं, 1 एल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ आपको एक टेबल दिखाई हुई है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल साइज सबसे लार्जेस्ट है, sp2 के अंदर मीडियम है और sp हाइब्रिडाइजेशन में स्मॉलेस्ट है। इसी तरह से बॉन्ड डिस्टेंस का भी बताया है, लार्जेस्ट होगी sp3 में और स्मॉलेस्ट होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। एसिडिक नेचर स्मॉलेस्ट होगा sp3 में और sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लार्जेस्ट होगा। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन 3 पॉइंट्स में जो मैंने आपको समझाया है। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस क्या होती है। क्या होती है ये बॉन्ड लेंथ, देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। 2 बॉन्डेड एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 बंधित परमाणु हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, उसका औसत क्या कहलाती है, बॉन्ड डिस्टेंस कहलाती है। इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एट्रैक्टिव फोर्स बाइंडिंग 2 एटम न्यूक्लियाई। ये किसको इंडिकेट करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, 2 एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ को बताती है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो उतना ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर एट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, और जिनके बीच में बॉन्डेड एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होगी। तो आप एक तरीके से बता सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही वीक होगा, जितनी कम बॉन्ड डिस्टेंस होगी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। जनरली मोर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन मच शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। जैसे कि इसमें अब ये बताया है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपकी शॉर्टर होगी। इसका मीन यही है कि जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कितने हो जाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, 3 है, 3 बॉन्ड है वहाँ पे, तो 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहाँ पे शेयर्ड हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हाई होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि एल्काइन जो होते हैं उनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है और सबसे हाई किसमें हो जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिनमें पाया जाएगा, यानी कि एल्कीन के अंदर। अब फिर इसे आप देखिए, यहाँ टेबल भी देखिए, टेबल में क्या दिखाया है आपको कि अगर एल्केन है, हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन का। एल्केन के अंदर क्या होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इनकी बॉन्ड डिस्टेंस हो जाती है 154 पिकोमीटर।
फिर हम एल्कीन के अंदर आते हैं। एल्कीन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ बॉन्ड डिस्टेंस हो जाती है 133 पिकोमीटर। ऐसे ही हम एल्काइन में आते हैं। एल्काइन में हो जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड आप देख लीजिए, एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की संख्या यहाँ पे है। और डबल बॉन्ड जो होता है वहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इट्स मीन 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन में, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड डिस्टेंस उतना ही कम होगा। 120 कार्बन कार्बन डी लॉकेलाइज्ड बॉन्ड पाया जाता है बेंजीन में, उसकी हो जाती है 139 पिकोमीटर। और कार्बन हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है 109 पिकोमीटर। ये अब आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बता दिया गया है। और जनरली इसका पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है? जनरली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज अलोंग द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ये उसी तरह से है जैसे कि आपको एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई के बारे में बताया था, उसी से ही ये रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही वीक होगा, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा हाई होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मीन क्या होती है? बंध सामर्थ्य है, मतलब बंध कितना मजबूत है वो। इससे जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो इनकी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत है, और जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो यानी बॉन्ड उतना ही वीक है। और बॉन्ड एनर्जी देखते हैं हम। बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ये एक ही टर्मिनोलॉजी है, एक ही चीज़ को बताते हैं, पर 2 नॉर्म से हमने बता दिया। बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा यानी जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, और जो बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा यानी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा हाई होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही हाई होगी। अब यहाँ दिखाया है बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड में उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। ये उसी से ही रिलेटेड है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई किस में होता है? सबसे ज़्यादा sp हाइब्रिडाइजेशन इनके एल्काइन के अंदर, और वो सबसे ज़्यादा मजबूत बंध होता है। मजबूत होता है तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपको इस फिगर के थ्रू क्या बताया गया है? रिलेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर विद बॉन्ड लेंथ आपको बताया हुआ है। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर कि आखिर ये बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस, बॉन्ड एंगल क्या चीज़ होती है? बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस, यहाँ देखिए आप, बॉन्ड एंगल के बारे में बताया हुआ है आपको। बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बताया गया है आपको कि बॉन्ड एंगल क्या चीज़ होती है? बॉन्ड एंगल किस चीज़ को डिटरमाइन करेगा? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों ओर जो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है उसे डिटरमाइन करता है। और बॉन्ड एंगल की हेल्प से ही हम किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बता पाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बता पाते हैं। जैसे कि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। sp3 यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये 4 जो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये किस तरह से अरेंज्ड हुए हैं, इनके बीच में किस तरह से अरेंज हुए, जैसे कि ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। और जो ये 109 डिग्री 28 मिनट है यही क्या कहलाता है? इनका बॉन्ड एंगल कहलाता है।
इसी तरह से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लैनर ट्राइगोनल शेप में अरेंज हो जाते हैं, और इस टाइम पे अब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हो जाता है 120 डिग्री। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दो बनेंगे, और ये दोनों किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, 180 डिग्री के कोण पे लीनियरली अरेंज हो जाती हैं और लीनियर शेप इसकी बन जाती है। तो इससे हम ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। जैसे जैसे अब बॉन्ड एंगल का भी हम परसेंटेज एज कैरेक्टर के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कैसे बताएंगे हम, जैसे जैसे परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल एल्काइन, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, सबसे हाई है। फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो प्लैनर ट्राइगोनल शेप में अरेंज्ड होते हैं और इनके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाता है 120 डिग्री। और sp3 जो होता है उनके बीच में हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि सबसे कम हो जाता है। अब हमने बॉन्ड एंगल पढ़ लिया है, अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। बॉन्ड एनर्जी के बारे में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी क्या चीज़ होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर ऑल बॉन्ड्स ऑफ द सेम टाइप इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल CH4, मैथेन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैथेन के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यानी कि यहाँ पे 4 CH बॉन्ड बने हुए हैं। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट इट इज़ डिफर फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किससे, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किससे रिलेटेड है, एज अ कंप्लीटेड मॉलिक्यूल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड से है, ब्रेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। बट बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो आप एक कंप्लीट मॉलिक्यूल की देखेंगे, तो वो आप कैसे देखेंगे, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उनका एवरेज अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास क्या निकल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी निकल जाएगा। It can be defined as the amount of energy needed to break apart 1 mole of covalently bonded gases। यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होता है 1 मोल, उसको तोड़ने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है दैट इज टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। एंड बॉन्ड एनर्जी E इज़ द मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही मेजर होता है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, यानी कि आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बताओगे कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल की उतना ही ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही हाई होगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड ऑफ मीथेन इज़ 414 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ टेबल आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, H2 है, इसमें HH बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाती है 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड की आपको बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये बॉन्ड एनर्जी भी है, यहाँ इस टेबल से आप ये देख सकते हैं कि किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है। पर आप यहाँ देखिए, ये नोटिस कीजिए यहाँ पे कि जितने अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही हाई हो जाएगी। और ट्रिपल में यहाँ नीचे के 2 केस हैं, नीचे के ये आपको 2 केस दिखाए हुए हैं। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N की C ट्रिपल बॉन्ड C से ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला तो नॉन पोलर बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में है, होमो एटम्स के बीच में बना हुआ, और ये हेटेरो एटम्स के बीच में बना हुआ है। तो इस वजह से इसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हाइब्रिडाइजेशन का इफ़ेक्ट देखा है, बॉन्ड एनर्जी देख ली है, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।